हेलो गाइस, मैं डॉक्टर शशिकांत राठौर आप सबका स्वागत करता हूं एल्गोरिथम गाइड सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस और एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस लेक्चर में हम असिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो बात करते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस की। जैसा कि हमने देखा, असिम्प्टोटिक नोटेशन मीन्स जब किसी एल्गोरिथम का एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस मीन्स उसका टाइम बेस्ड पे प्रायरी एनालिसिस किया जाता है। प्रायरी मतलब एग्जीक्यूशन से पहले अप्रॉक्स एनालिसिस किया जाता है। तो एनालिसिस करने के बाद जो हमारे पास टाइम आता है, जैसे हमने जो पहले एडिशन का प्रोग्राम लिखा था जिसमें 4 लाइनें थी, 1 2 3 4। स्टेप 1 में रीड ए करा था, स्टेप 2 में रीड बी करा था, फिर सम करा था, फिर प्रिंट करा था। ठीक है, तो 4 लाइन में कितना टाइम लगा था? 4 यूनिट। ठीक है, बट इसको ऐसे नहीं लिखते कि इसमें 4 यूनिट टाइम लगा। ठीक है, इसको लिखने का पर्टिकुलर एक तरीका होता है। 4 यूनिट को लिखने का कुछ पर्टिकुलर तरीका होता है, मैथमेटिकल फॉर्म होती है। उस मैथमेटिकल फॉर्म को बोला जाता है असिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, मीन्स जो आपके पास टाइम निकल के आया, आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, कि हाँ इसमें 4 यूनिट टाइम लगेगा। यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए लिया है कि 4 यूनिट टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस 4 यूनिट को लिखने का तरीका, जिससे सामने वाले को मालूम पड़ जाए कि इसमें कितना टाइम लग सकता है या लगेगा, तो उसको डिनोट करने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन या पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर्म में लिखा जाता है। उसको बोलते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम सबसे पहले। तो डेफिनेशन है असिम्प्टोटिक नोटेशंस। इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं पहले, 1 सेकेंड। Asymptotic notations are the mathematical notations used to describe the running time of the algorithm। वही जैसा कि हमने बात करी, इसमें 4 यूनिट लग रहा था तो उसको मैथमेटिकल नोटेशंस में डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन। असिम्प्टोटिक नोटेशन बेसिकली 3 तरह के नोटेशन होते हैं। पहला होता है बिग ओ, सेकंड होता है ओमेगा या यू कैन से बिग ओमेगा नोटेशन, थर्ड वन होता है थीटा नोटेशन। कई जगह पे बिग ओमेगा बिग थीटा भी लिखा जाता है, बट बेसिकली अभी हम यहाँ पे ओमेगा एंड थीटा ले रहे हैं। ठीक है, तो बिग ओ को रिप्रेजेंट करते हैं बड़े ओ के साइन से। ठीक है, ओमेगा को नोटेशन करते हैं ओमेगा के साइन से। ठीक है, और थीटा को नोटेशन करते हैं थीटा के साइन से। थीटा आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको डिनोट किया जाता है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 1 सेकेंड। जैसे आपके पास कोई कार है या आप किसी कार का एनालिसिस कर रहे हो। एक कार लेके आया आपके पास कोई और उसका आप एनालिसिस करना है। ठीक है, माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, आपको चला के नहीं देखना, आपको केवल ऐसे ही बताना है कि किस तरीके से वो कार है, उसके माइलेज के बेसिस पे आपको उसका डिस्कशन करना है। तो आप उसको डिफाइन करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके से आप बोल सकते हो कि ये कार, सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये कार 25 का एवरेज तो देगी ही देगी। ठीक है, यानी इसका एवरेज, जो एवरेज होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा 40 से, सॉरी 25 से। यहाँ पे 1 सेकेंड, कार 40 का तो देती ही नहीं। एवरेज उसका हमेशा होगा 25 अबव। ठीक है, आप एक तरीके से इस तरीके से बोल सकते हो, या फिर आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि या ये एवरेज 25 से तो हमेशा नीचे ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 दे सकती है। ठीक है, या तो आप ये बोलोगे कम से कम 25 देगी या ज़्यादा से ज़्यादा 25 देगी। अभी इसको रियल लाइफ से मत जोड़ना, मैं सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो एवरेज या तो 25 से ज़्यादा होगा या 25 से कम होगा। इस तरीके से मैं किसी कार को डिफाइन करूँगा। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज़ ही बोलूँगा। ठीक है, या फिर मैं बोलूँगा कि इसका एवरेज 20 से लेकर
25 के बीच में रहेगा, 20 से लेकर 25 के बीच में रहेगा। ठीक है, तीन तरीके से आप माइलेज को डिफाइन कर सकते हो, या तो वो 25 से अबव रहेगा, या 25 से नीचे रहेगा, या 20 से 25 यानी पर्टिकुलर रेंज के बीच में रहेगा। इसी तरीके से बताते हो आप अपनी कार का एवरेज। ठीक है, तो आपने अपनी कार को, अपने कार के माइलेज को यानी कार की परफॉर्मेंस को तीन तरीके से डिपेक्ट किया, या तो ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या बताया, एवरेज 25 से नीचे ही रहेगा, यानी 25 अपर मोस्ट है, उससे ऊपर नहीं निकल सकता। ठीक है, 25 इज द अपर मोस्ट, 25 से ऊंचा नहीं निकल सकता। ठीक है, उससे नीचे ही रहेगा। तो 25 बता रहा है यहाँ पे, ये वाला केस हो गया अपर बाउंड, यानी हमने यहाँ पे एक अपर बाउंड लिमिट बता दी कि हाँ 25 से ऊपर नहीं जाएगा, 25 इज द अपर बाउंड। ठीक है, अगर ये वाला केस है, हमने इस तरीके से बता रहे हैं और हम अपर बाउंड को डिपिक्ट कर रहे हैं, तो ये केस कहलाता है बिग ओमेगा नोटेशन, सॉरी बिग ओ नोटेशन, सॉरी बिग ओ नोटेशन। ठीक है, जिसमें हम अपर बाउंड की बात करते हैं। अपर बाउंड मतलब अपर मोस्ट हमने बता दिया कि इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, या इससे ज़्यादा एवरेज तो नहीं लगेगा। ठीक है, या अगर कंप्यूटर की बात करूं, प्रोग्राम की बात करूं, या एल्गोरिथम की बात करूं, तो उसमें टाइम आएगा। टाइम जैसे सपोज इस वाले एग्जांपल की बात करूं, इसमें कितना टाइम लग रहा था, 4 यूनिट। ठीक है, तो मैंने कहा कि एल्गोरिथम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, बिग ओ ऑफ 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकंड का टाइम लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, मींस मैक्स टू मैक्स 4। ठीक है, यानी एल्गोरिथम को रन होने में 4 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। ठीक है, ओमेगा वो है, बिग ओ नोटेशन क्या दे रहा है, अपर बाउंड दे रहा है। इसको हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी बेसिक है ये, और इसी के बेस पे सारे आगे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हर जगह बिगो 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 यही चलेगा। ठीक है, तो ओ क्या बोलता है, बिगो क्या बोलता है, अपर बाउंड। अगर इस तरीके से कोई नोटेशन लिखा हुआ है, हमारे पास 4 यूनिट का इसमें टाइम लगा था, तो बिग ओ 4 का मतलब क्या है यहाँ पे, कि 4 से ज़्यादा नहीं लग सकता, 4 इज द अपर बाउंड ऑफ दिस एल्गोरिथम। ठीक है, 4 सेकंड से कम ही लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस तरीके की कि 25 से ज़्यादा होगा एवरेज, 25 तो देगी ही देगी। ठीक है, कि एवरेज 25 तो देगी ही देगी, यानी एवरेज उससे ज़्यादा हो सकता है, पर 25 से नीचे नहीं आएगा। मींस 25 इस केस में क्या हुआ, लोअर बाउंड। इस केस में एवरेज क्या हुआ, लोअर बाउंड। ठीक, सॉरी 25 इज द लोअर बाउंड फॉर द एवरेज। ठीक है, अगर लोअर बाउंड का कोई केस है, हम नीचे वाली लिमिट दे रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज ए ओमेगा नोटेशन। ठीक है, मतलब इससे नीचे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर इसी टर्म्स को, जैसे यहाँ पे इस एल्गोरिथम में 4 सेकंड लग रहे थे, ठीक है, इस एल्गोरिथम में 4 सेकंड लग रहे थे, तो इसको वापस से लिखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ओमेगा ऑफ 4। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, 4 विल बी द लोअर बाउंड, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी उसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उस एल्गोरिथम को रन होने में लगने वाला टाइम 4 से ज़्यादा ही होगा, 4 से कम नहीं होगा। ठीक है, 4 से कम किसी भी केस में नहीं होगा, मिनिमम 4 ही होगा। तो दैट मीन्स वी आर स्पेसिफाइंग द लोअर बाउंड बाय यूजिंग ओमेगा नोटेशन। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कहीं पे किसी की कॉम्प्लेक्सिटी, तो दैट विल बी ए 4। ठीक है, मतलब ओमेगा। इसके अलावा बात करें, अगर हम रेंज देते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर रेंज देते हैं, तो रेंज क्या कहलाती है, कि 20 से लेकर 25 के बीच में ही लाया करेगा। ठीक है, इसके बीच में ही रहेगा, तो दैट विल कम इनटू थीटा नोटेशन। ठीक है, तो थीटा नोटेशन क्या कहता है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, थीटा विल बी 20 टू 25, दैट मीन्स, सॉरी यहाँ पे कुछ और टाइम ले लेते हैं, जैसे 3 से 4 ले लेते हैं, तो 3 टू 4। ठीक है, 3 से 4 के बीच में इसमें टाइम लगेगा, 4 इज द अपर बाउंड एंड 3 विल बी द लोअर बाउंड हियर। ठीक है, 3 से ज़्यादा, 3 से कम नहीं होगा, 4 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर इस तरीके का कोई नोटेशन है,
तो दैट मीन्स इट विल बी ए थीटा नोटेशन। तो आई होप आपको ये तीनों नोटेशन समझ में आ गए होंगे। व्हाट इज बिग ओ नोटेशन, व्हाट इज बिग ओमेगा नोटेशन, व्हाट इज थीटा नोटेशन। ठीक है, बिग ओ अपर बाउंड, ओमेगा लोअर बाउंड एंड थीटा मीन्स इन बाउंड या यू कैन से टाइट बाउंड, इसको टाइट बाउंड भी बोलते हैं, एग्जैक्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो यूज किया जाता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बिग ओ। अब क्यों ये यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि कोई भी एल्गोरिथम है आपने रन करवाई, तो आप क्या चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लगे। ठीक है, मतलब किसी को भी बताने का आपका रहेगा तो कम से कम तो कितना भी लग जाए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर आप किसी को बताओगे कि मैं कोई भी काम 1 घंटे में तो कर ही लेता हूँ, ठीक है, जैसे आप किसी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मैं 1 घंटे में तो कर ही लूंगा कुछ भी काम है सपोज, ठीक है, तो आप अपर बाउंड बता रहे हैं, वर्स्ट केस बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हमेशा हमारा जो मेन मोटिव होता है वर्स्ट केस को फाइंड आउट करने का होता है कि कितना मैक्सिमम खराब हो सकता है, इससे ज़्यादा खराब नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज बिग ओ नोटेशन। तो हर जगह अधिकतर टाइम पे जब आप आगे पढ़ेंगे तो बिग ओ नोटेशन को यूज किया जाता है, दैट इज द मेन नोटेशन। ठीक है, बेसिकली अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आगे की पूरी एल्गोरिथम केवल इन 3 चीज़ों के ऊपर ही आगे घूमेगी और इसमें से ही क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा नोटेशन समझ में आ गया होगा। अब इन नोटेशंस को डिटेल में समझने से पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से निकालते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है फॉर, एक लूप लिख लिया मैंने, आई इक्वस टू 1 से चला और ये चला सपोज आई इक्वस टू एन तक। ठीक है, यहाँ पे आप सिंटेक्स कुछ भी लिख सकते हो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम लगे नहीं। एक लूप लगाया मैंने आई से लेकर एन तक। ठीक है, उसमें मैंने कुछ भी स्टेप लिखी, जैसे सपोज प्रिंट आई। ठीक है, प्रिंट आई लिखा और ये क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मैंने प्रोग्राम लिखा। इस प्रोग्राम का टाइम कितना लगेगा, इसमें टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, वो चीज़ हम देखते हैं। यहाँ पे कितनी बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा इस एन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर ये इसकी वैल्यू 5 है तो 5 टाइम्स ये चलेगा, 10 है तो 10 टाइम्स चलेगा, या सिंपल शब्दों में कहें तो n टाइम्स चलेगा। ठीक है, यानी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, अगर हर स्टेप पे मान लो 1 यूनिट टाइम लग रहा है तो टोटल कितने टाइम यूनिट लगेगा, n टाइम यूनिट लगेगा। तो जनरली हम जब भी कोई टाइम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एल्गोरिथम का तो n की फॉर्म में लगता है। क्यों, क्योंकि हमें जनरलाइज बताना होता है, हमें एग्जैक्ट नहीं बताना होता। ठीक है, n की वैल्यू जितनी रहेगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके का प्रोग्राम है तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई हमारे पास, n। ठीक है, अब इसको हम ऑर्डर ऑफ एन भी कह सकते हैं, ओमेगा ऑफ एन भी कह सकते हैं, या थीटा ऑफ एन भी कह सकते हैं। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग, ऑर्डर ऑफ एन मीन्स एन से छोटी ही होगी, एन विल बी द अपर बाउंड, मतलब एन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब मिनिमम एन तो लगेगा ही सही, उससे ज़्यादा लग सकता है। थीटा एन मतलब कुछ रेंज से लेकर कुछ रेंज के बीच में टाइम लगेगा। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग, आपको वो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब तो इस तरीके से हमने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जो कि आई सिंपल, अभी इक्वेशन की फॉर्म में बात कर रहे हैं। सपोज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम एफ एन से डिनोट कर रहे हैं, तो एफ एन विल बी सिंपल एन। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखते हैं, 1 सेकेंड। थोड़ा सा इसको निकाल लेता हूँ। ओके, ना,
इसमें मैं एक लूप और लगा देता हूँ, for I इक्वल्स टू 1 to n, एक और लूप लग गया जिसकी बाउंड्री है ये, ठीक है। नाउ हाउ मेनी टाइम इट विल एग्जीक्यूट, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। सपोज इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में 1 यूनिट टाइम लगता है, तो सबसे पहले इस लूप की बात करें तो ये लूप चलेगा n टाइम, ठीक है, ये वाला लूप, ठीक है, इतना सा, जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था। तो ये पूरी चीज यानी n टाइम्स यही लूप पूरा का पूरा कितनी बार और बार रिपीट हो रहा है, n टाइम्स। तो ओवरऑल ये कितनी बार लाइन एग्जीक्यूट होगी, n इंटू एन, दैट इज n स्क्वायर टाइम ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस पूरे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, y हमारे पास n स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को अगेन मैं 2-3 तरीके से लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, या थीटा ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। यानी ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले फंक्शन की आई, इसका फंक्शन क्या आया, n स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन मतलब सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक फंक्शन लिया है fn, जिसको नाम दिया है fn। तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, n स्क्वायर, n स्क्वायर इज द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं चाहे तो। 1 सेकेंड, या जैसे सपोज, पहले मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। या इसी में मैं एक और प्रोग्राम ऐड करता हूँ, सपोज n प्लस n, इसी में एक और लूप ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, फोर i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पे है कुछ स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट आई, ठीक है, प्रिंट आई, सम आई, या कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूरा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब इसकी मुझे कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करने के लिए मैंने एक फंक्शन लिया fn। व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी, इस वाले की हम पूरी निकाल चुके हैं, इसकी क्या थी, n स्क्वायर, साथ में एक और आ गया, इसकी क्या थी, कितनी बार चल रहा है स्टेटमेंट, n टाइम्स चल रहा है, तो प्लस। सॉरी गाइज, आवाज़ में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था, आई होप अब आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो यहाँ पे आपने ये फंक्शन निकालना किस तरीके से, इस एल्गोरिथम की जो हमने यहाँ पे एल्गोरिथम ली थी, इस एल्गोरिथम की किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाली, n स्क्वायर प्लस n। अब देखते हैं और किस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। जैसे सपोज कोई आपके पास प्रोग्राम है या कोई एल्गोरिथम है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी आ सकती है। जैसे मैंने उस कॉम्प्लेक्सिटी को एक फंक्शन के थ्रू डिनोट किया जिसका नाम रखा fn, ठीक है। ये fn क्या बताएगा, इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, ये कुछ भी आ सकती है। जैसे सपोज 3n स्क्वायर आ गई, प्लस 2n आ गई, प्लस 3, ठीक है, इस तरीके से कुछ फंक्शन के रूप में ये आ गई, ठीक है। अब ये n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 ये कैसे आया, इन स्टेटमेंट को देख के आया, जैसा कि हमने अभी लास्ट वाले एग्जांपल में करा था। हो सकता है कुछ और आ जाए, जैसे fn विल बी n log n प्लस 3n प्लस 2, इस तरीके से कुछ आ जाए या कुछ और आ जाए, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन की फॉर्म में आएगी, उसको बोलेंगे fn, ठीक है। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नोटेशंस के थ्रू। तो नोटेशन कैन बी 3 टाइप, कौन कौन से, या तो हम कहें सिंपल, जैसे मैं इसी को ले लूँ fn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस
2n+3। ठीक है, अब मैं क्या कहूँ, एक मैंने एक और फंक्शन ले लिया, जैसे मैंने इसको बोला दिस इज द ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक कोई फंक्शन अज्यूम कर लिया एन स्क्वायर। ठीक है, उसको मैंने बताया कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, मीन्स इस एल्गोरिथम में लगने वाला टाइम यानी कि एफ एन, यानी कि ये पूरी इक्वेशन किसके ऑर्डर में है, किसके मैक्सिमम ऑर्डर में है, एन स्क्वायर। मतलब एन स्क्वायर विल बी द अपर बाउंड फॉर दिस कंडीशन। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, चाहे आप एन की वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा किससे कम होगी, एन स्क्वायर से। क्यों होगी, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। ठीक है, आप इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करेगा इक्वेशन पे, मैं अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, दैट मीन्स इस एल्गोरिथम में लगने वाला टाइम यानी कि एफ एन, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा एन स्क्वायर से बड़ी होगी। ठीक है, एन स्क्वायर मतलब जो भी वैल्यू रखेंगे एन स्क्वायर की कैलकुलेट करके देखेंगे, उससे हमेशा बड़ी आएगी। मीन्स ये लोअर बाउंड देता है, मतलब एन स्क्वायर विल बी द लोअर बाउंड इन दिस केस। इस वाले केस में will be the upper bound, n square will be the upper bound for this case ओमेगा के। और अगर हमने थीटा के रूप में डिनोट किया है तो देयर विल बी सम रेंज, उसके बीच में इस फंक्शन की वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एन स्क्वायर से लेके एन क्यूब ले लिया, तो इसके बीच में वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे सपोज ये दूसरे फंक्शन की बात करें तो एफ एन विल बी एन लॉग एन प्लस 3n+2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि n log n एक फंक्शन ले लिया, जो इसकी अपर लिमिट हो सकता है या लोअर लिमिट हो सकता है। अब अगर ये अपर लिमिट है, ऑर्डर ऑफ n log n है, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू इससे हमेशा छोटी होगी। अगर मैंने सॉरी अगर मैंने ओमेगा लिया n log n, तो मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी। ठीक है, और थीटा लिया पर्टिकुलर रेंज में, तो इसके बीच में वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये नोटेशंस काम करते हैं। यानी कि हमने ओवरऑल क्या किया, हमारे पास दो फंक्शन है एट ए टाइम, एक तो हो गया एफ एन और एक ले लिया मैंने ये। अगर इस वाले केस की बात करूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन क्या क्या लिए हैं, एक तो एफ एन जिसकी वैल्यू है ये पूरी, ठीक है, और एक फंक्शन ले लिया एन स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मैंने रिलेशन बनाया। वो रिलेशन किस किस का था, या तो वो ऑर्डर ऑफ का रिलेशन होगा, या ओमेगा का रिलेशन होगा, या थीटा का रिलेशन होगा। ये डिपेंड करता है इक्वेशन पे और उसकी वैल्यूज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक तो फंक्शन हो गया एफ एन की वैल्यू क्या है ये, और एक फंक्शन मैंने ले लिया ये, इसका नाम मैंने दे दिया जी एन। ठीक है, सपोज ये जी एन है, ये एफ एन है, तो इन दोनों के बीच में मैं रिलेशन बना रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बना रहा हूँ। वो रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो ऑर्डर ऑफ होगा, या वो ओमेगा ऑफ होगा, या वो थीटा ऑफ होगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये नोटेशंस काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिग ओ नोटेशन की। बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन क्या कहता है कि हमारे पास दो फंक्शन हैं, कौन कौन से, एफ एन एंड जी एन। एफ एन मतलब जो रियल कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है एल्गोरिथम की, दैट इज एफ एन, जो हमने कैलकुलेट करी है दैट इज एफ एन। और जी एन इज स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन देता है बिग ओ नोटेशन। ठीक है, बिग ओ नोटेशन क्या रिलेशन देता है कि एफ एन विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू फ्रॉम दिस जी एन। अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो वी कैन से दैट एफ एन विल बी ऑर्डर ऑफ जी एन। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, एफ एन इज
less than from Gn, less than equals to from Gn, then we can say that Fn will be order of Gn। ठीक है, मतलब Gn हमारा यहाँ पे अपर बाउंड होगा Fn के लिए, मतलब Fn की कुछ भी वैल्यू हम ले लें, n की वैल्यू कुछ भी रखें जिससे Fn कैलकुलेट हो, तो उसकी वैल्यू Gn की वैल्यू से हमेशा कम या बराबर होगी। अगर इस तरह की कंडीशन ट्रू होती है, दैट मीन्स इट इज इन ऑर्डर ऑफ Gn। ठीक है, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे Fn ले लेते हैं हम। टू एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, और Gn ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसका बेसिकली हमें अपर बाउंड देखना है, मतलब इस वाले फंक्शन से का अपर बाउंड, अपर बाउंड मतलब इससे ऊपर की वैल्यू। अब ऊपर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मैं एन क्यूब भी ले सकता हूँ, n4 भी ले सकता हूँ, n की पावर 5 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। ये सारी वैल्यू इस पूरे फंक्शन से बड़ी होगी, बट हमें अपर बाउंड तो लेना ही है। बट एक टर्म याद रखिएगा, वी हैव टू टेक लीस्ट अपर बाउंड। वी हैव टू फाइंड लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? अब ये एन क्यूब ले सकते हैं, पर एन क्यूब से भी छोटा हो सकता है हमारा एन स्क्वायर। ठीक है, मतलब एफ एन में जो भी सबसे बड़ी डोमिनेटिंग टर्म है, यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म क्या है? एन स्क्वायर, एन की फॉर्म में बात कर रहा हूँ मैं, एन स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल हम ले लेते हैं जी एन इक्व टू एन स्क्वायर। इससे हम पहले कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर इससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं होती तो हम क्या ले लेंगे? एन क्यूब। ठीक है, कैसे इस कंडीशन सेटिस्फाइड होगी इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एफ एन क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए जी एन से। तो यहाँ पे टू एन स्क्वायर प्लस एन, और यहाँ पे जी एन की वैल्यू है एन स्क्वायर। अब यहाँ पे एक हमें कांस्टेंट भी लगाना पड़ता है, दैट इज सी। क्यों ये कांस्टेंट लगाना पड़ता है? क्योंकि ये रियलिस्टिक कांस्टेंट है। कई बार हम जब एल्गोरिथम को रन कराते हैं तो हो सकता है कंप्यूटर की स्पीड की वजह से या इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, इन्वायरमेंटल चेंजेस मतलब हो सकता है मैं सेम एल्गोरिथम को किसी और कंप्यूटर पर रन कराऊँ और किसी और कंप्यूटर पर रन कराऊँ, तो हो सकता है एग्जीक्यूशन टाइम दोनों में अलग अलग रहे। किसी की प्रोसेसर स्पीड बढ़िया होती है, किसी की कम होती है, किसी की रैम साइज ज़्यादा होती है, किसी के पास मेमोरी साइज अवेलेबल होता है। तो सारी डिपेंडेंसी को दूर करने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं जो कि है ये सी। ठीक है, तो सी उस लिमिटेशन को दूर कर देता है। तो यहाँ पे भी हम सी लगा लेते हैं, यहाँ पे भी हम सी लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सी की वैल्यू कुछ फाइंड आउट करनी रहेगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। चलो ग्राफ को बाद में देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। सी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लें कि ये सेटिस्फाई होने लगे। ठीक है, मतलब मिनिमम टू मिनिमम क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो सी की वैल्यू हम यहाँ पे रख के देखते हैं, वन। वन रखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, सी इक्व टू वन के लिए नहीं होगी। सी इक्व टू टू रखते हैं तो सी इक्व टू टू रखेंगे तो यहाँ पे टू एन स्क्वायर, यहाँ पे भी टू एन स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस एन ज़्यादा है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो सी इक्व टू थ्री रख के देखते हैं, तो टू एन स्क्वायर प्लस एन, और यहाँ पे आ जाएगा थ्री एन स्क्वायर। ठीक है, ये होनी चाहिए इस तरीके से, बट इसमें हम एन की वैल्यू रख के देखेंगे क्या ये ऐसा हो रहा है। तो एन की वैल्यू हम वन रख के देखते हैं, तो टू एन स्क्वायर टू प्लस वन लेस देन इक्व टू थ्री। यस, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये एफ एन इज लेस देन इक्व टू सी ऑफ जी एन। कब? व्हेन सी इक्व टू थ्री एंड एन इज ग्रेटर देन इक्व टू फ्रॉम वन। अब एन की वैल्यू हम वन रखें, टू रखें, थ्री रखें, फोर रखें, कुछ भी रखें, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही होगी। यानी वी कैन से दैट एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन। अब यहाँ पे जी एन की वैल्यू रख देते हैं, तो सिंपल हम कह सकते हैं एफ एन इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है,
ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये वाली पूरी टर्म किसके ऑर्डर में है, एन स्क्वायर के ऑर्डर में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये फाइंड आउट करना रहता है। अब इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले हम इनको, इस कंडीशन को एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। तो एक ग्राफ बनाते हैं दोनों फंक्शन के बीच में कि किस तरीके से इनकी वैल्यूज लाई करती है। ठीक है, तो ये है एन, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रखते जाएंगे, और इधर दोनों फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी। दोनों फंक्शन कौन, एफ एन और जी एन, मतलब एफ एन और जी एन दोनों में हम एन की वैल्यू को पुट करेंगे, तो उससे जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये सिंपल वैल्यू कि कितनी वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास, पहले बात करते हैं जीएन की। जीएन है सिंपल एक फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, जैसे सपोज एन स्क्वायर है, तो यहाँ पे जीएन को मैं प्लॉट करता हूँ। सबसे पहले सपोज जीएन का ग्राफ आया कुछ इस तरीके का, है ना, कुछ भी आ सकता है जीएन, ठीक है। अब मैं एफ एन का ग्राफ प्लॉट करता हूँ। एफ एन का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो मैं आर्बिट्रेरी एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ये ग्राफ सपोज एक ये ले लेते हैं, कभी जीएन से ऊपर गया, कभी जीएन से नीचे गया, कभी जीएन से नीचे गया, फिर किसी एक पॉइंट के बाद इस एफ एन की वैल्यू हमेशा जीएन से छोटी ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ये बिगो नोटेशन है और ये कंडीशन यही कहती है। कब, जीएन से, सी ऑफ जीएन से हमेशा छोटी रहेगी एफ एन की वैल्यू। कब रहेगी, जब पर्टिकुलर कांस्टेंट पे और एन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अभी तो ये इक्वेशन लिए, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आएगी, 1, एन जीरो की वैल्यू, ठीक है। तो आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट एन की कुछ वैल्यू के बाद हमेशा ये फंक्शन की वैल्यू इस फंक्शन से छोटी रहेगी, वो वैल्यू कहलाएगी एन जीरो। सपोज ये वाली वैल्यू है, ये है एन जीरो पॉइंट। तो वी कैन से दैट, वन सेकेंड, we can say that if fn is less than equals to of c dot gn when c is greater than equals to 0, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एक वैल्यू होगी कोई भी, एंड n is greater than from n0, ठीक है। n की वैल्यू पर्टिकुलर n0 के बाद, मतलब ये फंक्शन, ये ग्राफ क्या कह रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एफ एन हमेशा छोटा रहेगा जी एन से। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जी एन विल बी द अपर बाउंड फॉर द एफ एन, मतलब एक जी एन अपर बाउंड की तरह काम करेगा कि एफ एन की वैल्यू जी एन से ऊपर नहीं बढ़ेगी किसी भी केस में। अगर इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म है, दैट मीन्स वी कैन से दैट एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ। इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वन सेकेंड, ताकि आपको, एक्चुअली ये बेसिक है बिल्कुल डाका मीन्स एल्गोरिथम सब्जेक्ट का। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो फिर आगे आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो मैं एफ एन की वैल्यू लेता हूँ 3n plus 2 and we have to find that fn should be, fn का बिगो निकालना है हमें। मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आया, व्हाट विल बी द बिगो ऑफ fn फंक्शन। तो एफ एन
का बिगो कब होगा, जब एफ एन छोटा होगा किससे, सी ऑफ समथिंग से। ठीक है, ये समथिंग की वैल्यू ही हमें निकालनी है। ठीक है, तो किससे छोटा होगा, हमेशा लीस्ट डोमिनेटिंग टर्म, सॉरी मैक्सिमम डोमिनेटिंग टर्म हम लेते हैं। एफ एन की ये एफ एन फंक्शन है, एफ एन की कौन सी टर्म है यहाँ पे, एन की, सिंपल एन, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी ऑफ एन। ठीक है, सपोज, तो इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करवानी है। सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, एक तो सी की और एक एन जीरो की। एन जीरो की मतलब एन की वैल्यू किस पॉइंट के बाद, मतलब एन की वैल्यू क्या रखें कि उसके बाद सारी वैल्यू से ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो उसके लिए सबसे पहले सी की वैल्यू हम रख के देखते हैं, क्या वन हो सकती है। अगर यहाँ पे वन रखेंगे तो यहाँ पे 3n इधर है और इधर सिंपल 1n रह जाएगा, तो ये तो कभी कंडीशन प्रूव नहीं हो सकती। ठीक है, 2 रखेंगे तब भी ये कंडीशन प्रूव नहीं होगी। ठीक है, सी की वैल्यू हम 3 रखते हैं, तो 3 रखने से कुछ बात बन सकती है। 3n प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3n। ठीक है, अब इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करवाना है। सी की वैल्यू तो हमें मिल गई कि 3 हो सकती है। एक्चुअली हमें लीस्ट वाली वैल्यू देखनी है, चाहूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5 रख दूँ या 6 रख दूँ या 4 रख दूँ तो वो भी कंडीशन को ट्रू करेगा, बट हमें लीस्ट वैल्यू देखनी है जिससे ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब n की वैल्यू हम रख के देखते हैं वन बाय वन। n की वैल्यू सपोज रखी हमने 1, तो 1 रखी तो यहाँ पे 1 से क्या आएगा, 3n, 3 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है, तो इट विल बी नो। अब n की वैल्यू रखते हैं हम 2, n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 6। क्या ये हो रही है, नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही। n की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, तो 3 रखने से 9 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 9, तो ये कंडीशन, ये भी नहीं हो रही, तो ये भी ट्रू नहीं है। n की वैल्यू 4 रख के देखते हैं, तो 4 रखने से आएगा हमारे पास 8 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आके हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। n की वैल्यू 5 रख के देखते हैं, तो 5 रखने से आएगा 10 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 15। ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। तो हम n की वैल्यू आगे कुछ भी रखें, 6, 7, 8, 9, कुछ भी आप रख के देखेंगे तो ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं तो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसी फॉर्म में हम दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पर रख देता हूँ थोड़ी देर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एफ एन या यू कैन से 3n प्लस 2 is less than equals to from C n where when C will be 3 निकाला था हमने, and n is greater than equals to from 4। ठीक है, या यू कैन से एफ एन इज ऑर्डर ऑफ सिंपल, क्या रखा हमने जी एन की वैल्यू n, ऑर्डर ऑफ n when C is equals to 3 and n is greater than from 4। इस केस में हमारा एफ एन का बिग O क्या मिलेगा, सिंपल n। तो आपको यहाँ पे इस फंक्शन से ये ग्राफ पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी यही हुआ, c की पर्टिकुलर वैल्यू पे c ऑफ जी एन। ठीक है, आफ्टर n की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 4। ठीक है, 4 के बाद एफ एन हमेशा छोटा रहेगा किससे, c ऑफ जी एन से। चाहे आप
एन की वैल्यू कुछ भी रखो 4 के बाद, 4 के पहले कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बड़ा भी हो सकता है चाहे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको बिग ओ नोटेशन पूरा समझ में आ गया होगा। बिग ओ नोटेशन हमें लीस्ट अपर बाउंड प्रोवाइड कराता है किसी भी फंक्शन का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बिग ओमेगा की। बिग ओमेगा या सिंपल यू कैन से ओमेगा नोटेशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा के साइन से। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, बिग ओ क्या बताता है, अपर बाउंड बताता है। मीन्स जैसे गाड़ी का एग्जांपल से मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी 25 से ज़्यादा एवरेज नहीं देती। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट बता दी मैंने कितनी है 25, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा नोटेशन है, बिग ओ नोटेशन। अब मैं ये कहूँ मेरी गाड़ी 20 का एवरेज तो देगी ही देगी। ठीक है, मेरी कार 20 का एवरेज तो देगी ही देगी, तो मैंने कितना लिमिट सेट कर दी, लोअर बाउंड कितना रख दिया मैंने 20 का, यानी 20 से नीचे तो नहीं आएगा, 20 से ऊपर कितना भी वो दे सकती है। ठीक है, तो उस रिप्रेजेंटेशन को बताने के लिए हम ओमेगा नोटेशन को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास वही दो फंक्शन होंगे, एक होगा एफ एन विल बी द एल्गोरिथम की जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, जो भी हमने निकाली है इक्वेशन की फॉर्म में, दैट विल बी एफ एन, वो एन की टर्म्स में होंगी। एन क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स सप्लाइड टू दैट एल्गोरिथम। ठीक है, और दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं जी ऑफ एन। ठीक है, दो फंक्शन है, जी एन हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है जो कि हम नोटेशन बनाने के लिए काम में लेंगे, और एफ एन इज द एग्जैक्ट इक्वेशन फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द एल्गोरिथम। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताएगा बिग ओमेगा नोटेशन। बिग ओमेगा नोटेशन क्या कहेगा, एफ एन हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, जी एन से। ठीक है, एफ एन जी एन से छोटा होना चाहिए। क्या ये सही है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि अगर ये छोटा होगा तो ये बिग ओ वाली कंडीशन हो जाएगी, यानी जी एन को आप बड़ा रख रहे हो, स्टैंडर्ड फंक्शन बड़ा रख रहे हो कि 25, तो अपर, अगर 25 अपर लिमिट है तो वो बिग ओ नोटेशन होगा। नीचे वाली देखनी है, नीचे वाली वैल्यू को रखनी है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे साइन लगेगा। एफ एन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन फ्रॉम जी एन। अगर इस तरीके का है तो दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग द ओमेगा कंडीशन, ओमेगा कंडीशन, और यू कैन से दैट एफ एन इज ओमेगा ऑफ एन। ठीक है, ओमेगा ऑफ एन। अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं एक बार। वही सेम, एक तरफ वैल्यू ले लेंगे दोनों फंक्शन की और एक तरफ एन ले लेंगे। ओके, दूसरा ले लेते हैं। अब वन बाय वन दोनों ग्राफ को प्लॉट्स करते हैं। तो जी एन सपोज स्टैंडर्ड जो फंक्शन है वो इस तरीके से आ रहा है, दैट इज जी ऑफ एन। ओके, अब एफ एन की बात करते हैं, एफ एन को भी प्लॉट करते हैं। सपोज कुछ भी इक्वेशन है, मैं अभी आर्बिट्रेरी एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ। सपोज किस तरीके से एक ग्राफ बनेगा, स्टार्टिंग में तो आगे पीछे हो सकता है, बट आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट, आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट, सपोज ये सर्टेन पॉइंट है, यहाँ पे सर्टेन पॉइंट है एन इक्वस टू एन जीरो। अगर एन जीरो के बाद एन की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हम एन की वैल्यू को कुछ भी रखें, उसके बाद क्या होना चाहिए, एफ एन शुड बी, एफ एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रॉम जी एन। जी एन से छोटा नहीं होना चाहिए, जी एन लोअर बाउंड के रूप में काम करना चाहिए। तो आगे का ग्राफ किस तरीके से होना चाहिए, एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमेशा एफ एन की वैल्यू जी एन से ज़्यादा ही रहेगी, इससे जी एन से नीचे नहीं आएगी। ये हो जाएगा हमारा एफ एन। अगर इस तरीके का कुछ हमें वैल्यूज़ मिल रही है तो वी कैन से दैट एफ एन इज ओमेगा ऑफ
जी एन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सेम एग्जांपल लेते हैं हम एक बार, 1 सेकंड। एफ एन की वैल्यू लेते हैं हम, एक तरफ एफ एन हो गया और एक तरफ जी एन हो गया। ठीक है, एफ एन की वैल्यू वही सेम हम ले लेते हैं 3n+। ठीक है, जी एन क्या लेंगे, जी एन के लिए हम लेंगे एन की टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट डोमिनेटिंग टर्म क्या है, एन। तो वही जो भी इसमें मैक्सिमम एन की टर्म हो उसको आप ले लीजिए। तो एन मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन क्या बनाना है, वी हैव टू फाइंड। आपको दो फंक्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आपको सी की वैल्यू, एक कांस्टेंट रहता है रियलिस्टिक कांस्टेंट जो हम लगा देते हैं, सी की वैल्यू और एन की वैल्यू पर्टिकुलर फाइंड करनी रहेगी। सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, उसमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। या फिर सिंपल आपसे दो फंक्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इट इज सेटिस्फाइंग बिग ओमेगा या बिग ओ या बिग थीटा या कोई और नोटेशन अगर ये फुलफिल कर रहा है तो उसमें से आपको करेक्ट वन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3n+2 और इधर है n, तो ये किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है, ये फंक्शन हमेशा बड़ा होना चाहिए इस वाले फंक्शन से। तो ये जनरली हमें ऐसे ही दिख रहा है कि ये ऑलरेडी बड़ा है इससे। तो अगर मैं सी की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1.n ये सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, यानी c=1 पे भी ये काम करेगी। c=2 रखूँगा तब भी ये काम करेगी। c=3 रखूँगा तब हो सकता है कुछ केसेस बाद, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, n की पर्टिकुलर वैल्यू के बाद वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तब एक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो c=1 और 2 पे लेने के बाद हम n की वैल्यू कुछ भी रखें, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखें, तब भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि f1 इज ओमेगा ऑफ gn व्हेन c=1 और 2, 1 और 2 कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एंड n is greater than from 1, greater than or equals to from 1। अगर ये इस तरीके की कुछ हमें कंडीशन मिलती है तो वी कैन से दैट एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन। तो यहाँ पे हम सिंपल कह सकते हैं 3n+2 विल बी इज ऑर्डर ऑफ, सॉरी नॉट ऑर्डर, ओमेगा ऑफ n व्हेन c=1 और 2 भी लिख सकते हो आप, n is greater than equals to from 1। ओके, तो दिस इज द बिग ओमेगा। आपको दो फंक्शन दे सकते हैं, दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, मींस आप किस तरीके से उसको डिनोट कर सकते हो, बाय बिग ओ, बिग ओमेगा और समथिंग एल्स। तो कंडीशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नोटेशन की। नेक्स्ट नोटेशन है हमारा थीटा नोटेशन। उसको समझने के लिए हम एक ग्राफ लेते हैं, 1 सेकेंड। ओके, थीटा नोटेशन क्या कहता है, दो फंक्शन है एफ एन और जी एन। एफ एन क्या है हमारे पास, एल्गोरिथम का नॉर्मल फंक्शन है जो हमने इक्वेशन निकाली कैलकुलेशन करके, और दूसरा है हमारे पास जी एन जो कि स्टैंडर्ड फंक्शन है। थीटा, दिस इज अ साइन ऑफ थीटा नोटेशन। वी कैन से दैट एफ एन विल बी थीटा ऑफ जी एन। कब होगा वो, जब हमारे पास एफ एन की वैल्यू बीच में लाई करेगी C1 GN और C2 GN के लिए, फॉर n इक्वल्स टू ग्रेटर देन फ्रॉम n0। मीन्स हमारे पास दो कांस्टेंट ऐसे होने चाहिए C1 और C2
और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होना चाहिए एन की वैल्यू का जिसके बाद जो भी हम वैल्यू रखें तो एफ एन की वैल्यू C1G1N से बड़ी होनी चाहिए और C2Gn से छोटी होनी चाहिए। तो इसको हम ग्राफ से समझते हैं। ये ग्राफ है सिंपल, ये एन की वैल्यू है सॉरी, और इधर वैल्यूज है। वन बाय वन हमने एफ एन और जी एन में वैल्यूज रखी। एक तरफ C1 कांस्टेंट लिया है, एक तरफ C2 कांस्टेंट लिया है। एन की वैल्यू तीनों में रख के देखेंगे तो इस तरीके से ग्राफ चलेगा। ठीक है, हो सकता है ये यहाँ से चले। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, एक पर्टिकुलर पॉइंट आया हमारे पास N0। ठीक है, N0, एन की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट के बाद सॉरी N0 के बाद हमारा जो ग्राफ किस तरीके से आएगा, जो एफ एन रहेगा वो हमेशा बीच में रहेगा इन दोनों वैल्यूज के। ठीक है, C2Gn अपर बाउंड का काम करेगी और C1G1 लोअर बाउंड का काम करेगी। तो इसको समझने के लिए हम वापस वही सेम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास हमें कंडीशन ओवरऑल सेटिस्फाई क्या करवानी है, एफ एन शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रॉम C2Gn and should be greater than from C1Gn after if n is greater than from particular point that is N0। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है ओवरऑल। तो यहाँ पे सेम फंक्शन ले लेते हैं 3n+2 और इधर ले लेते हैं C2 सिंपल n और इधर ले लेते हैं C1 डॉट n। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी, तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो C1, एक C2 और एक n की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। ठीक है, जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं पहले के एग्जांपल में, जैसे इसकी बात करें, केवल इतनी सी कंडीशन की, तो ये बीगो के टाइम पर हमने देखा था एफ एन शुड बी सॉरी ये हमने देखा था ओमेगा के टाइम पे एफ एन शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम जी एन। तो वो कब था, C1 की वैल्यू हम क्या रखें, C1 की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं सिंपल, और n शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रॉम 3n+2। ठीक है, तो ये क्या सेटिस्फाई हो रही है, यस ये सेटिस्फाई हो रही है। चाहे हम n की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3, 4 रखें, कुछ भी रखें, ये सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले की। ये कंडीशन हमने देखी थी बीगो के टाइम पे। ठीक है, तो बीगो के टाइम पे हमने क्या रख के देखा था, इसमें C2 की वैल्यू हमने रखी थी 4। ठीक है, तो 4 रख के देखते हैं, या सिंपल इसको ही कर लेते हैं। थ्री एन प्लस टू इज लेस देन इक्वल टू फ्रॉम 4n। ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही थी, आप n की वैल्यू चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ये सारे केसेस में इसकी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, तो अगर मैं C2 की वैल्यू 4 रखता हूँ और C1 की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो और n की वैल्यू हम ग्रेटर देन इक्वल टू रखते हैं 1 से, अगर ये वैल्यूज रखते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो वी कैन से दैट, इसको दोबारा मैं लिख के बताता हूँ, 1 सेकेंड। या एफ एन is greater than from C1 Gn and less than from C2 Gn when
C1 इक्वल्स टू 1 और C2 इक्वल्स टू 4 if n is greater than and equals to from 1. ठीक है, this condition is satisfying. If this condition is satisfying, then we can say that Fn is theta of Gn for C1 equals to 1 and C2 equals to 4. ठीक है, तो इस तरीके से थीटा नोटेशन हमें एक टाइट बाउंड शो करता है, एक पर्टिकुलर रेंज प्रोवाइड कराता है कि हाँ इससे इसके बीच में वैल्यूज लाई करेंगे। तो इसको अगर टाइट बाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आए आपके तो वो थीटा नोटेशन के लिए वर्क करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन में अपर बाउंड आए तो वो कौन सा नोटेशन है, ओ बिग ओ नोटेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे लोअर बाउंड आए, लोअर बाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो क्या होगा, ओमेगा नोटेशन। और अगर टाइट बाउंड पूछा जाए तो वो क्या होगा, थीटा नोटेशन। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। आई होप आपको तीनों नोटेशन समझ में आ गए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशंस। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो गेट हो या कोई और हो, उसमें अधिकतर क्वेश्चन जो असिम्प्टोटिक नोटेशन के बेस्ड होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही होते हैं। तो वन बाय वन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जनरल प्रॉपर्टी। ओके, जनरल प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, सिंपली अगर एफ एन ऑर्डर ऑफ जी एन है मीन्स जी एन इज द अपर बाउंड फॉर द एफ एन, देन ए डॉट एफ एन, ए इंटू एफ एन इज आल्सो ऑर्डर ऑफ जी एन। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंपल, अगर कोई फंक्शन है वो ऑर्डर ऑफ समथिंग है, तो अगर हम उस फंक्शन में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो फंक्शन, वो पूरा का पूरा फंक्शन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन भी ऑर्डर ऑफ जी एन होगा। मतलब कुछ भी आप उसमें मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, उसमें कुछ भी आप करें तो वो ऑर्डर ऑफ जी एन ही रहेगा। ठीक है, हाँ एन से मल्टीप्लाई मत कर देना, किसी कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर जिससे भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अगर कांस्टेंट है देन इट विल बी ए ऑर्डर ऑफ जी एन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक एफ फंक्शन दिया है दैट इज एफ एन इज इक्वल्स टू 2n² + 5 एंड इट इज ऑर्डर ऑफ n²। जैसा कि हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स में डिस्कस किया था, n² जो भी हाई डोमिनेटिंग टर्म होती है उसको हम लेते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n² है ये इक्वेशन, मीन्स n² इज द अपर बाउंड फॉर दिस इक्वेशन। अब इस 2n² + 5 को मीन्स एफ एन को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो पूरी इक्वेशन अगेन चाहे वो कुछ भी आए, ठीक है, वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n² ही होगी। मीन्स उसके लिए भी जो अपर बाउंड होगा वो n² ही होगा। ठीक है, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के बावजूद भी वो ऑर्डर सेम ऑर्डर ही रहता है। ठीक है, दैट इज जनरल प्रॉपर्टीज और इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर बोथ थीटा एंड ओमेगा नोटेशन। मींस अगर कोई थीटा नोटेशन में है, थीटा ऑफ जीएन है, ठीक है, उसकी लोअर बाउंड या टाइट बाउंड गिवन है, तो उसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें या कुछ भी डिवाइड करें वो अगेन सेम उसी लोअर बाउंड या अपर बाउंड में रहेगा। ठीक है, तो दैट इज जनरल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज की जो कि है ट्रांजेक्टिव प्रॉपर्टी। ट्रांजेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या कहता है, इफ एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन एंड जी एन इज आल्सो ए ऑर्डर ऑफ एच एन। यहाँ पे तीन फंक्शन गिवन है, एफ एन है, जी एन है और एच एन है। एफ एन है ऑर्डर ऑफ जी एन, मतलब एफ एन का अपर बाउंड है जी एन, ठीक है, और जी एन का भी अपर बाउंड है एच एन।
ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 3 लेवल बनाए यहाँ पे। सबसे पहले Fn है, Fn का अपर बाउंड क्या सेट कर दिया हमने, Gn, Gn का अपर बाउंड क्या सेट कर दिया हमने, Hn। तो कहने का मतलब ये है Hn किस किस का अपर बाउंड होगा, Gn का तो है ही सही, साथ में वो एप्लीकेबल होगा Fn के लिए भी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरा भाई और ये उसका भाई, ठीक है। तो मेरे भाई का भाई मेरा क्या हुआ, मेरा भी भाई हुआ। ठीक है, तो दैट इज द ट्रांजेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पे इफ एफ एन इज एन, ठीक है, एफ एन कोई फंक्शन दिया हुआ है एन, तो इसका अपर बाउंड क्या होगा, जी एन। ठीक है, जी एन इज एन स्क्वायर। ठीक है, तो एन स्क्वायर को हम कह सकते हैं इसका अपर बाउंड है, ऊपर अपर लिमिट है, मतलब एन स्क्वायर से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, obvious सी बात है। ठीक है, तो एन क्यूब हमने एक और फंक्शन लिया जो कि जी एन का भी अपर बाउंड है। ठीक है, जी एन का भी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब है, तो जो एन क्यूब होगा वो एफ एन का भी अपर बाउंड होगा साथ में। तो दैट इज द ट्रांजेटिव प्रॉपर्टीज एंड इट आल्सो सेटिस्फाई बोथ फॉर थीटा एंड ओमेगा, दोनों के लिए ये काम करती है। थीटा में भी यही सेम कंसेप्ट रहता है, अगर एक का थीटा दूसरे का भी थीटा है तो वो आपस में भी थीटा रिलेशन में होंगे और ओमेगा नोटेशन में भी होंगे। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ एफ एन इज गिवन देन, वन सेकेंड, if fn is given then fn is order of itself। कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास कुछ वैल्यू है, मैंने कहा मेरे पास कुछ वैल्यू है 12, ठीक है, तो 12 का अपर बाउंड क्या होगा, 12 भी होगा। ठीक है, 12 की वैल्यू 12 से ज़्यादा नहीं हो सकती, हाँ इक्वल्स टू हो सकती है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई फंक्शन है तो खुद का ऑर्डर ऑफ भी होगा। ठीक है, 12 की वैल्यू 12 के छोटी या बराबर होगी, ये फिक्स है। ठीक है, या कोई भी आप वैल्यू ले लो, अगर एन स्क्वायर फंक्शन है कोई एन स्क्वायर, वन सेकेंड, अगर कोई फंक्शन है एन स्क्वायर तो उसकी वैल्यू एन स्क्वायर से छोटी या बराबर ही होगी। ठीक है, बराबर होगी, छोटी तो होगी नहीं, obvious सी बात है। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, वी कैन से दैट एन स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमने पढ़ा था बिगो के केस में, इट विल बी ए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। So that is the reflexive properties. Similarly, this property also satisfy for both theta and omega notations. ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वह है सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। वन सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। या नाउ सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है, सबसे पहले तो ये अप्लाई होती है थीटा नोटेशन पे। अब क्यों होती है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मेरा भाई, तू मेरा भाई तो मैं भी तेरा भाई। अगर मेरा कोई भाई है तो मैं उसका क्या लगा, भाई लगा। ठीक है, मेरे भाई, अगर ए का भाई बी है तो बी का भाई कौन होगा, ए। मीन्स दोनों इक्वल इक्वल रिलेशन में होंगे। तो यहाँ पे भी यही चीज कही गई है, इफ एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन देन जी एन इज आल्सो थीटा ऑफ एफ एन। मतलब एफ एन का भाई अगर जी एन है तो जी एन का भाई एफ एन होगा। ठीक है, दोनों के बीच में वही रिलेशन होगा। बट ये जरूर ध्यान रखना, ये केवल थीटा नोटेशन पे ही काम करता है। क्यों, क्योंकि थीटा नोटेशन टाइट बाउंड देता है, इक्विवेलेंस का काम करता है थीटा नोटेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ क्या करता है, ऑर्डर ऑफ क्या करता है ये बताता है अपर बाउंड। तो अपर बाउंड वाला केस तो सिमेट्रिकल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर एक के लिए अपर लिमिट एफ एन की अपर लिमिट जी एन है तो जी एन की अपर लिमिट एफ एन नहीं हो सकती, वो उसकी लोअर लिमिट ही होगी। ठीक है, उस केस में हम सिंपल, अगर एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जी एन विल बी ओमेगा ऑफ एफ एन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आया है। तो अगर एफ एन ऑर्डर ऑफ जी एन है तो जी एन क्या होगा, ओमेगा ऑफ एफ एन। ठीक है, ये कंसेप्ट चलता है ऑर्डर ऑफ में एंड ओमेगा ऑफ में। जो थीटा होता है टाइट बाउंड। थीटा के लिए ही केवल सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है,
मीन्स तू मेरा भाई तो मैं भी तेरा भाई, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टीज थीटा नोटेशन में होती है। तो ये होती हैं सारी असिम्प्टोटिक नोटेशन की प्रॉपर्टीज।